Do the people have got the installed SPSS and the file with them? अगर है उनके पास तो काइंडली बताएं जी, अगर नहीं है तो वो भी बताएं। यस सर, है हमारे पास, मेरे पास तो 68 के पास तो होगी और 69 के पास। यस सर, हमारे पास ही है। यस सर, हमारे पास है। ठीक है, फिर आप इसको जैसे रिपीट करें तो फिर कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों के पास जो है वो SPSS इंस्टॉल हो, ताकि जैसे जैसे आप स्टेप्स बताएं ये उन स्टेप्स को अपने हाथ से गुजारें ताकि उन्हें पता चले कि टेस्ट जो है उसको अप्लाई कैसे किस तरीके से किया गया। जी, तो इसको अब दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्लॉट्स है वो आपने देखे कि ये हिस्टोग्राम दिखा रहे हैं, ये हिस्टोग्राम देखें तो ये बेल शेप नहीं है। इस तरह जो भी हिस्टोग्राम देखेंगे आप वो बेल शेप नहीं होंगे बल्कि रैंडम वैल्यूज होंगे। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? अब्दुल्ला, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, एनालाइज के अंदर जाके क्या करना था, कौन सा? वो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अब होगा ये कि अब यहाँ से आपको समझ आ गया, लेकिन अब दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ ये ताकि ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपने जब डाटा शीट खोल ली है, एक वेरिएबल भी है, डेटा भी है। वॉइस इज टू लो, या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा सर, सबसे पहले जब आपने डाटा शीट Why is my voice gone so down? सर आपको आवाज़ नहीं आ रही? Volume is full. What exactly is happening? अब ठीक आ रही है आवाज़? No, your voice is too low. It has suddenly vanished almost. एक मिनट, हमारे पास तो सही आ रही है। हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। हमजा की तो आवाज़ मुझे आ गई है, अब्दुल्ला की आवाज़ नहीं आई। सर आप वो देखिए ना, शायद वॉल्यूम का हाँ, अब आ गई है मुझे आपकी आवाज़, ठीक है। अच्छा, It has come back. जी। ठीक है। अच्छा, तो हमजा दोबारा मैं आपको दिखा ये रहा हूँ। वो उसका क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको, 69 के ये अगर आप रिपीट में इनको इंश्योर करेंगे कि इनके पास मौजूद हो ताकि इनके हाथ से गुजर जाए। जी सर, और उसके अलावा इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे तो ड्राइव पे अपलोड कर देंगे तो वहाँ से भी वो देख सकेंगे। चलें ठीक है, ऑल राइट फाइन। ओके, तो अब हमजा आप देख लो और से बाकी लोग भी देख लें कि सबसे पहले एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर जाना है एक्सप्लोर में, और यहाँ पर वो सारी वैल्यूज डालनी है जो कि कंबाइंड डाटा की है सिवाय आईडी के। जैसे हमारे पास एज डाल दी, हाइट का स्क्वायर नहीं डाला, वेट डाली, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हिप सर्कमफेरेंस, वेस्ट टू हिप रेशो, उसके अलावा जितनी वैल्यूज है कंबाइन करके जो मैं यहाँ डाल चुकी हूँ, जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। यार मेरा एक क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी। जी, मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी वैल्यूज इसमें डालनी, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन कौन सी, जैसे हमने वेस्ट सेपरेशन नहीं डाला तो वो क्यों नहीं डाला, मतलब चलो मैंने समझाओ ये। इसको बताता हूँ। ये देखो, पहली बात ये, इसमें जो वैल्यूज डालनी है वो कंबाइंड डाटा की होगी क्योंकि हम पूरे डाटा पे टेस्ट करेंगे। ये बात ठीक है? ठीक है, उसके बाद आईडी नहीं डालेंगे क्योंकि आईडी जो है हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सही है। बाकी हम सारी वैल्यूज डालेंगे। वेट टू हाइट रेशो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो हमने वैसे इंक्लूड की थी, वो हमारा हाइपोथेसिस का हिस्सा नहीं है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर वेस्ट सर्कमफ्रेंस और हिप सर्कमफ्रेंस इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ बिकॉज कि हमने उसे जो चीज़ डिराइव करनी थी वेस्ट हिप रेशो, हमने वेस्ट हिप रेशो पैरामीटर लिया हुआ है। हमने वेस्ट सर्कमफ्रेंस और हिप सर्कमफ्रेंस को एज एन इंडिविजुअल स्टडी पैरामीटर नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो वैल्यूज डाल रहे हैं जो कि हमारे स्टडी पैरामीटर्स हैं। वो चीज़ें जो कि हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा के लिए डाली हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपने आईडी नंबर डाला हुआ होगा, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा के लिए है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका स्टेटस क्या है, वो बिकॉज के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे उसमें उन वैल्यूज़ को उठाया जाएगा जो वैल्यूज़ जो हैं वो आपके स्टडी पैरामीटर्स हैं, जो स्टडी वेरिएबल्स हैं,
जिसकी बेस के ऊपर आप कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं या जिसका आप कोई कोरिलेशन निकाल रहे हैं, उन पैरामीटर्स को जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो देखा जाएगा। आई ठीक होप आई एम है क्लियर। सर, एक बात बताएं कि जेंडर अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए हम क्या करें? उसको फिर क्वांटिटेटिव के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। ये भी आप लोगों को बताएंगे कि जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको, जैसे इन्होंने अभी किया है कि जो नॉन ओबीज है उसको उन्होंने 1 नंबर दिया हुआ है या वो ए से ठीक है रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ठीक जो है आपका वो है ओबीज है उसको आपने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो वो फिर ठीक है रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, आप उसको एज सच भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ठीक है उसके ऊपर अभी क्योंकि आप सिर्फ उसके साथ क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप में से कोई मेरे साथ कभी क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर डील करेगा तो हम उसे मेल फीमेल के तौर पर भी इनके जेंडर वाइज एज सच भी रख सकते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर जो है वो नॉन क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो इस्तेमाल होंगे। उनको आप जो है वो फिशर टेस्ट बोलते हैं या काई स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो यूजुअली बिकॉज हम स्टडीज के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और हमने उसको कोई ना कोई नंबर देके क्वांटिटेटिव के अंदर ही कन्वर्ट किया हुआ होता है, तो हम जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकाल रहे होते हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर भी निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसे क्वालिटेटिव रखना चाहें, यानी कि इसको ओबीज या नॉन ओबीज रखना चाहें, मेल फीमेल रखना चाहें, यंग ओल्ड रखना चाहें, तो आप उसको वैसे रख के भी कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल होंगे फिर वो आपके क्वालिटेटिव टेस्ट इस्तेमाल होंगे, और वो जो कॉमन इस्तेमाल होते हैं उनमें काई स्क्वायर और फिशर टेस्ट होता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। तो हमने ये देखा कि अब हमने वो वैल्यूज पुट की, फिर उसके बाद हम प्लाट्स पे गए। प्लाट्स पे जाके आपको बताया था कि स्टेम एंड लीफ को ख़त्म करके हिस्टोग्राम कर देना ताकि हमें हिस्टोग्राम्स मिले, और नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, इसको कंटिन्यू करना है और फिर आपने इसको ओके कर देना है जिससे ये टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। जब ये अप्लाई होगा तो उसको मतलब आएगा कि डबल क्लिक टू एक्टिवेट, तो इसको अगर डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी काइंडली थोड़ा लाउड बोलें प्लीज, आपकी जी आवाज बहुत कम है। जी मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपने इसको ओके कर दिया, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कि जब डाटा पे गए आपने किया एनालाइज के बाद आप गए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर, उसके बाद आप गए एक्सप्लोर पे जाके आपने वो वैल्यूज पुट की जिनकी ज़रूरत थी। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कौन सी वैल्यूज डालनी है। कंबाइंड डाटा की वैल्यूज डालनी है, हमने एज डाली। अगर मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए ये है कि आपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाएं और उसके साथ सारों को सिलेक्ट करते रहें, बजाय इसके कि हर एक को अलग अलग सिलेक्ट करें। इस तरह से हमने BMI सिलेक्ट किया, वेस्ट सर्कमफेरेंस नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उससे WHR निकल आया। इस तरह AKUADS जो कि हमारे डिप्रेशन के स्कोर्स हैं वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और फिर इन सब को हम यहाँ से क्लिक करके इस लिस्ट में डाल देंगे। और फिर हम यहाँ प्लॉट में जाएंगे, वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव में हिस्टोग्राम सेलेक्ट करेंगे, स्टेम एंड लीफ को ख़त्म कर देंगे। रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको हम कर देते हैं। उसके अलावा नॉर्मेलिटी प्लॉट जो है हम वो उसको सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और फिर जब इसको हम ओके करेंगे, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, तो हमारे पास एक आउटपुट फाइल खुलेगी जहाँ पे जाके हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिस पे हमारे पास हमारे डिस्क्रिप्टिव जो है वो आ जाएंगे। अब पहले तो उसमें हमने देखना है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, जो कि यहाँ पे आपको साइड पे मिलेगा। ये देखिए, ये एक्सप्लोर के नीचे टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कोलमोग्राफ और स्पायरो जो है वो आ जाएंगे, और फिर हम इसमें ये सिग्निफिकेंस की वैल्यूज देखेंगे जो पी वैल्यू है। हम पहले बात करके आए हैं कि जब पी वैल्यू 0.05 से कम होगी तो डाटा नॉन नॉर्मल होगा, और पी वैल्यू अगर 0.05 से ज़्यादा होगी तो डाटा नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे हमने एक पैरामीटर नहीं लिया बल्कि 9-10 पैरामीटर लिए हैं, तो हम देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है वो किस तरफ रुझान है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी का रुझान जो है वो 0.05 से कम है। इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा नॉन नॉर्मल है। सिर्फ 2 वैल्यूज ऐसी हैं, जैसे हाइट की सिग्निफिकेंस है और यहाँ पर WHR की सिग्निफिकेंस है। सिर्फ वो जो है हमारे पास 0.05 से ज़्यादा है। तो मोस्टली हमारे पास 0.05 से कम है तो हमारा डाटा नॉन नॉर्मल है। अब इस पर फर्दर जो कंपैरिजन लगेगा, जो कोरिलेशन लगेगा, वो होगा जो नॉन नॉर्मल पे लगाएंगे। तो और इसके अलावा जब हम इसके हिस्टोग्राम्स देखेंगे तो इनके हिस्टोग्राम भी हमें ऐसे नजर बेल शेप नहीं मिलेंगे, और जब बेल शेप हिस्टोग्राम नहीं मिले इसका मतलब ये डाटा नॉर्मल नहीं है, ये डाटा नॉन नॉर्मल है।
EWHR में थोड़ा सा ऐसा बैच बन रहा है, लेकिन ये जी आपने जो हमें फाइल्स दी हैं, क्या कहते हैं, एक जो फाइल दी है 2 ग्रुप्स वाली, जी आप ये वही फाइल यूज कर रहे हो? नहीं, ये हमारा अपना डाटा है और वो ट्रायल डाटा है, वो अपना डाटा आपको दे नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी हमारा नहीं, अभी publish नहीं हुआ। असल में मेरी वैल्यूज डिफरेंट आ रही थी, मुझे हमारा के मसला चला। ओके, हाँ, अच्छा। और दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है डिस्क्रिप्टिव्स, जहाँ से आप मीन और मीडियन निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एज के लिए मीन दिया हुआ है, ये रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, उसके अलावा ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, फिर यहाँ पे मीडियन भी दिया हुआ है, ये देखिए ये मीडियन दिया हुआ है, और ये इंटर क्वार्टाइल रेंज दी हुई है। जैसा कि आपको बताया था कि अगर डाटा नॉन नॉर्मल हो तो उसके लिए मीडियन और IQR इस्तेमाल करेंगे, और अगर डाटा नॉर्मल हो तो उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करेंगे। अब ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेंगी। होपफुली आई एम क्लियर कि टेस्ट किस तरह लगाना था। नाउ अब इसको हम फर्दर मूव इस तरह करेंगे कि नॉन नॉर्मल डाटा पे टेस्ट लगा के दिखाएंगे और नॉर्मल पे भी लगा, इसी को हम एज्यूम, मतलब अब आपके पास जो डाटा है वो नॉर्मल भी हो सकता है, तो हम पहले इस डाटा को, जी सर। I like to add up a point over here. जी सर। अब्दुल्ला ने एक ग्रुप के ऊपर जो है वो आपका टेस्ट लगाया है, और इसमें हमने देखा कि मेजॉरिटी जो पैरामीटर्स हैं वो आपके नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, अच्छा जब भी नॉर्मलिटी आप लगाएंगे तो वो इंडिविजुअल ग्रुप्स के ऊपर लगाएंगे, चाहे आपके पास कितने ही ग्रुप हों, हर ग्रुप की अलग से नॉर्मलिटी निकाली जाएगी, और हर ग्रुप के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनके अलग अलग से जो है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीडियन IQR जो है वो आप इस्टेब्लिश करेंगे। इट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं और आपने एक ग्रुप का जो है वो नॉर्मलिटी निकाली तो उसमें मेजॉरिटी नॉन नॉर्मल आ गए, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें जब आपने नॉर्मलिटी लगाई तो मेजॉरिटी जो पैरामीटर्स हैं वो आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गए। अब डायलेमा ये होगा कि जी आप इस पे पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएं या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएं। तो वंस अगेन, अगर आपके एक ग्रुप के अंदर जो है वो मेजॉरिटी पैरामीटर्स नॉन नॉर्मल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो बेहतर यही है कि आप जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए टेस्ट इस्तेमाल करें वो नॉन नॉर्मल वाले ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आप किसी 2 चीज़ का कंपैरिजन करेंगे और उसमें से एक पैरामीटर एक ग्रुप के अंदर नॉन नॉर्मल है और वही पैरामीटर ऑपोजिट के अंदर नॉर्मल है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जी आप नॉन नॉर्मल इस्तेमाल करें, बिकॉज के जब ये दोनों वैल्यूज कंबाइन टुगेदर होंगी तो वंस अगेन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन नॉर्मल पैरामीटर एग्जिस्ट करने की वजह से वो नॉन नॉर्मल हो जाएगी। तो उस सूरत में भी जहाँ पर आपका डाटा एक ग्रुप के अंदर नॉर्मल है और दूसरे में नॉन नॉर्मल है, तो कंपैरिजंस के लिए या कोरिलेशंस के लिए आप लोग जो है कंपैरिजंस के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करें नॉन नॉर्मल टेस्ट। हाँ, अगर ऐसा हो कि आप एक ही वेरिएस का कोरिलेशन निकालना चाहें एकेडमिक स्कोर के साथ, यानी कि डिप्रेशन का एकेडमिक स्कोर के साथ कोरिलेशन निकालना चाहें, और आपका जो डिप्रेशन का स्कोर है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और एकेडमिक स्कोर भी एक साइड पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जबकि दोनों जो है ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो आपके नॉन नॉर्मली हों, तो जब ग्रुप्स के अंदर आप इंडिविजुअल कंपैरिजन करेंगे और दोनों ही पैरामीटर्स आपके एक ग्रुप के अंदर नॉन नॉर्मल हों और एक के अंदर जो है वो नॉर्मल हों, तो एक साइड के ऊपर स्पीयरमैन इस्तेमाल होगा और एक साइड के ऊपर पियर्सन इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि ग्रुप के अंदर रहते हुए एक पैरामीटर नॉर्मल हो और एक नॉन नॉर्मल हो, उस सूरत के अंदर फिर आप नॉन नॉर्मल ही इस्तेमाल करेंगे। तो 3 बातें हो गई कि अगर एक ग्रुप के अंदर पैरामीटर्स नॉन नॉर्मल हैं और दूसरे में नॉर्मल हैं और दोनों का कंपैरिजन करना है तो टेस्ट नॉन नॉर्मल इस्तेमाल होगा। अगर एक ग्रुप के अंदर 2 पैरामीटर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर वही पैरामीटर्स नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कोरिलेशन बिकॉज के ग्रुप के अंदर निकल रही होती है, तो अगर दोनों ही नॉन नॉर्मल आपके आ गए हैं तो नॉन नॉर्मल आपका जो है यानी कि स्पीयरमैन इस्तेमाल होगा, और दूसरी तरफ वही पैरामीटर्स बिकॉज के दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे तो पियर्सन इस्तेमाल होगा। और अगर एक ही ग्रुप, दोनों ग्रुप्स के अंदर एक पैरामीटर नॉर्मल है और दूसरा नॉन नॉर्मल है, तो दोनों के अंदर फिर नॉन नॉर्मल यानी कि स्पीयरमैन्स कोरिलेशन ही इस्तेमाल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एज पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स आप मल्टीपल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही टेस्ट से आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी अगर आपका डाटा जो है वो डिफरेंट हालतों के अंदर आपको नॉर्मल या नॉन नॉर्मल मिल रहा है। आई होप दैट आई एम क्लियर। सर ये रिपीट कर देंगे, मतलब आपका पहला पॉइंट समझ आया, बाकी 2 मिक्स हो गए। देखें आप, लेट सपोज के जी डिप्रेशन के स्कोर्स हैं वो कंपेयर करना चाहते हैं 2 ग्रुप्स के दरमियान, ठीक है। एक ग्रुप के अंदर डिप्रेशन का स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ग्रुप के अंदर नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो कंपैरिजन करने के लिए, बिकॉज कि एक साइड के ऊपर नॉन नॉर्मल पैरामीटर एग्जिस्ट करता था, तो आपने जो कंपैरिजन के लिए टेस्ट इस्तेमाल किया वो नॉन नॉर्मल ही किया। दैट मीन्स कि आप यू से कंपैरिजन करेंगे, आप टी से कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपके पास 4 पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। डिप्रेशन का स्कोर है, एंग्जाइटी का स्कोर है, आपका एकेडमिक स्कोर है, आपका वेस्ट रेशो है, BMI, 5 पैरामीटर्स है ना। अब इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक साइड के ऊपर आपका जो डिप्रेशन का स्कोर है वो नॉर्मल है और दूसरी साइड पे नॉन नॉर्मल है, तो आप जो टेस्ट इस्तेमाल करेंगे वो यू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इट्स वेरी पॉसिबल कि जो अगला पैरामीटर है एंग्जाइटी का स्कोर वो ग्रुप ए में भी नॉर्मली हो और उस साइड पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो अब इसके दरमियान जो आप कंपैरिजन करेंगे इस वेरिएबल के दरमियान, बिकॉज के दोनों पैरामीटर्स दोनों साइड के ऊपर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं, तो अब ये यू इस्तेमाल नहीं होगा, अब फिर ये टी इस्तेमाल होगा। दैट मीन्स कि आप अपने डाटा के ऊपर एज पर इस डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट को तब्दील करते चले जाएंगे। एक ही टेस्ट से जो है वो सारा का सारा एनालिसिस नहीं होगा अगर आपका जो डाटा है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है एज पर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो कंपैरिजन हो गया। कोरिलेशन बिकॉज कि एक ही ग्रुप के अंदर होती है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान में होती है, तो डिपेंडिंग कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं उसके हिसाब से आपका जो है वो टेस्ट आप चूज करेंगे। नॉर्मल के लिए आप पियर्सन करते हैं और नॉन नॉर्मल के लिए आप स्पीयरमैन करते हैं। ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं कोरिलेशन के लिए। तो अगर आप डिप्रेशन के स्कोर सर आपका माइक म्यूट हो गया। वो दोनों ही स्कोर्स आपके जो पड़े हुए हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो ग्रुप बी था उसके अंदर जो दोनों ही आपके जो पैरामीटर्स पड़े हुए थे डिप्रेशन और एकेडमिक स्कोर वो आपके नॉन नॉर्मल हैं। तो जिस साइड के ऊपर दोनों ही पैरामीटर्स आपको नॉर्मल मिल जाएं वहाँ पर आप पियर्सन इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर दोनों ही नॉन नॉर्मल मिल जाएं वहाँ पर आप स्पीयरमैन इस्तेमाल करेंगे। अब एक ही ग्रुप में रहते हुए भी ये पॉसिबिलिटी है कि डिप्रेशन आपको जो है डिप्रेशन का स्कोर है वो नॉर्मल मिल जाए और एकेडमिक स्कोर नॉन नॉर्मल मिल जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे ग्रुप के अंदर दोनों ही नॉन नॉर्मल पड़े हुए हों। तो पैरामीटर वही है, यानी कि डिप्रेशन को एकेडमिक स्कोर के साथ इधर भी कंपेयर कोरिलेट करना है और उधर भी करना है, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। अगर एक ग्रुप के अंदर दोनों ही नॉन नॉर्मल हैं तो स्पीयरमैन इस्तेमाल होगा। अगर एक ही ग्रुप के अंदर दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं तो फिर आप पियर्सन इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक ही ग्रुप के अंदर एक नॉर्मल है और एक नॉन नॉर्मल है तो वंस अगेन बिकॉज कि एक नॉन नॉर्मल वहाँ पर पड़ा हुआ है तो फिर हम जो टेस्ट इस्तेमाल करेंगे वो पियर्सन नहीं करेंगे, वो स्पीयरमैन्स करेंगे। आर वी क्लियर? Yes, sir. Thank you. All right, fine, Abdullah. Carry on, please. जी सर, तो मेरा ख्याल है कि नॉर्मलिटी का टेस्ट जो है वाज़ेह हो गया। सबसे पहला टेस्ट यही लगाया जाता है, और अब हमारा डाटा तो नॉन नॉर्मल आया, लेकिन अब चूंकि हमने आपको दोनों डाटा का बताना है कि आपका डाटा नॉर्मल आया या नॉन नॉर्मल आया, तो क्या करना है, तो पहले जो है वो नॉर्मल डाटा की आपको इस पे कंपैरिजन बताएंगी हफ्सा, और फिर उसके बाद जो है वो नॉन नॉर्मल डाटा के लिए आमना आपको बताएंगी कंपैरिजन कैसे करना है। जी हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कि हम देख चुके हैं उससे टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी से कि डाटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है, तो उसके बाद 2 रास्ते हो जाएंगे अब कि अगर नॉर्मल है तो उसके सारे टेस्ट डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर वो नॉन नॉर्मल है तो उसके टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। और एक और बात है कि जो अब हमारा जो स्टडी डिज़ाइन है वो 2 ग्रुप्स वाला था, तो हम पहले 2 ग्रुप्स के हिसाब से कर रहे हैं कि अगर 2 ग्रुप्स में डाटा जो है वो नॉर्मल है तो उसके टेस्ट कैसे लगेंगे, और अगर वो 2 ग्रुप्स में है डाटा हमारा और वो नॉन नॉर्मल है तो उसके टेस्ट कैसे लगेंगे। तो ये वही हमारा डाटा व्यू है और हम एनालाइज ही कर रहे हैं, एनालिसिस में जाएंगे। पहले हमने इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक्सप्लोर किया था उसके टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी के लिए, और अब हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है
और हमने कंपैरिजन करना है। तो इसमें कंपेयर मीन्स में आ जाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल डाटा है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ मीन्स को ही कंपेयर करेंगे क्योंकि डाटा हमारा नॉर्मल है। उसमें हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स है 2 ग्रुप्स के, और ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम कंबाइन डाटा लेंगे कि जो सारी वैल्यूज हैं उसमें जो डिफरेंस है, क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि एक ग्रुप की ज़्यादा हो और दूसरे ग्रुप की कम है वैल्यूज। तो हर वेरिएबल के हिसाब से हम देखेंगे। अब इसमें जो उसी तरह से है कि वही वेरिएबल्स हम देंगे जो हमारे हाइपोथेसिस के अंदर है, या जैसे हमारे जो है रिजल्ट से रिलेटेड होंगे। आईडी नंबर बार बार बात हो चुकी है कि वो नहीं लेंगे, वो सिर्फ पहचान के लिए था कि सब्जेक्ट्स को हमने दिया था डेटा कलेक्ट करते वक्त। एज ले लें तो वो हम नॉर्मेलिटी में देख चुके हैं कि हमारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स किस साइड पे हैं, मतलब उनकी 19 से 23 अगर एज रेंज थी तो उसमें से वो ज़्यादा जो है वो 19 वाले या 20 वाले हैं, मतलब डाटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है वो पता चल चुका है। अब जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो ओबीज है उनमें डिप्रेशन ज़्यादा है नॉन ओबीज से, और उनके एकेडमिक स्कोर जो है वो कम है नॉन ओबीज से। तो इसमें हम ओबीज और नॉन ओबीज को देख रहे हैं और उनके डिप्रेशन स्कोर्स देख रहे हैं और एकेडमिक स्कोर देख रहे हैं। तो ओबेसिटी का जो हमने क्राइटेरिया बनाया था वो BMI है और WHR है। वही वेस्ट सर्कमफेरेंस और हिप सर्कमफेरेंस दोनों को हमने, मतलब वो उसकी रेशो जो है वो हमारे पास आ गई है, तो इसलिए हम दोनों को नहीं लेंगे। फिर उसके बाद डिप्रेशन स्कोर जो है वो हमारे 3 स्केल से, ये आगा खान का और ये BDI और BAI, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री और बैक एंजाइटी इन्वेंट्री। और एकेडमिक स्कोर के लिए ये हमने वो देखा था जो लास्ट प्रॉपर्टी परसेंटेज। तो ये सारे वेरिएबल आ जाएंगे यहाँ पे। और ग्रुपिंग वेरिएबल है क्योंकि हमने डाटा के साथ जो सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 के थे उनमें जो ग्रुप्स वाला कॉलम है उसमें ग्रुप 1 मेंशन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे वो फिर दोबारा डिवाइड, मतलब उसी तरह से कंपैरिजन होगा कि जो ग्रुप 1 वाली वैल्यूज हैं उनके दरम्यान और ग्रुप 2 की वैल्यूज के दरम्यान में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम वही कंपेयर कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 हमारा ग्रुप 1 ही है जो नॉन ओबीज है, और ग्रुप 2 जो है वो ओबीज वाला आ गया। सिंपल, ये कंटिन्यू कर दिया और ये ओके। इसमें जो है ये दोबारा से वैसे ही आउटपुट फाइल आ गई और टी टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था उसमें हमने ये सिग्निफिकेंस देखनी है 2 टेल वाली। तो BMI हमारा क्राइटेरिया था बिल्कुल, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट बिल्कुल 100% डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो उधर से जो 24.9 से नीचे वाले हैं वो नॉन ओबीज में आ गए और जो 25 से ऊपर वाले हैं वो ओबीज में चले गए हैं। और WHR में भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 0.8 से नीचे वाले नॉन ओबीज में और 0.8 से ऊपर वाले जो है वो ओबीज में है। तो ये 2 जो वैल्यूज थी यही तो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था जो जिसके बेसिस पे हमने ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा, और उसके बाद जो है वो ये 3 जो है वो डिप्रेशन के स्केल्स हैं। इसमें भी 0.005, ये 0.05 से कम ही है वैल्यू, और BDI में भी कम है लेकिन BAI में ज़्यादा आ गई, और एकेडमिक स्कोर में भी जो है वो सिग्निफिकेंट है। अगर AKU और BDI की वैल्यूज जो है जैसे कि ये सिग्निफिकेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारा एक ग्रुप है उसमें वैल्यूज एक तरफ है, मतलब उसमें वैल्यूज ज़्यादा है और दूसरे वाले में कम है, यानी दोनों ग्रुप की वैल्यूज के दरम्यान जो है ना वो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। यही हमें P वैल्यू जो है वो बता रही है और हमने टेस्ट जो है वो कंपैरिजन का किया। तो AKU और BDI की वैल्यूज जो है वो दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट आ रही हैं और एकेडमिक स्कोर की भी जो है वहाँ पे भी डिफरेंस लाई कर रहा है। लेकिन जो BAI की वैल्यूज हैं जैसे कि उसकी वो पता चल रहा है कि ये 0.05 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो दोनों ग्रुप्स की वैल्यूज में कोई खास डिफरेंस नहीं था, वो रैंडमली पड़ी है, मतलब चाहे ओबीज हो नॉन ओबीज हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एंजाइटी से। ये कंपैरिजन से यहाँ पता चल गया। तो
उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम कोरिलेशन करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्टडी है वो क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव कोरिलेशनल है। हम उसमें कंपैरिजन भी कर रहे हैं और कोरिलेशन भी कर रहे हैं। कंपैरिजन में हमने ये देखा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दरमियान डिफरेंस है। मतलब जो अगर हम एक एकेडमिक स्कोर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें ग्रुप 1 के और ग्रुप बी में मतलब किस में ज़्यादा है कम है, यही कंपैरिजन है। कोरिलेशन में हम ये देखेंगे कि इनमें से किसी जो वेरिएबल्स हैं उनमें भाई एकेडमिक स्कोर का जो है वो AKU के साथ कोई रिलेशन है, तो वो फिर आगे बात करते हैं। कंपैरिजन में हमने देख लिया कि AKU का, BDI का, एकेडमिक स्कोर का, इनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ा हुआ है और BAI का नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। मैं ये साथ साथ जैसा आप बता रही हो ये साथ साथ किए जा रहे हैं, तो अब सारे जितने जो आपने फाइल हमें भेज दी है उसके अंदर सबकी सिग्निफिकेंस 0.0000 सबकी 0.0 है। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ सर से कि अगर हमारी असल फाइल में भी ऐसे ही आ जाता है तो ये क्या हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं? सबका 0.0 है। ऐसे नहीं होता, वो एक प्रैक्टिस के लिए डाटा बनाया की गई है, तो इसलिए I'm not able to get the question, please. मेरा क्वेश्चन ये है कि p वैल्यू सारे वेरिएबल्स की अगर 0 आ जाए, जी, ये फिर हमारा डाटा खराब है या फिर सही है या क्या है? it means कि अच्छा, अब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो p वैल्यू की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वेरिएबल कंपैरिजन पर बात कर रहे हैं आप? तो जैसे अभी ये स्क्रीन शो जो हो सर रही है उसके अंदर भी ये सिग्निफिकेंस वाला जहाँ पे माउस है वैसे। जी, इसमें स्टडी वेरिएबल्स भी मौजूद हैं और इसमें स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। तो आप किसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं? ये इन्होंने कंबाइंड ग्राफ चार्ट लिया है ना? जी तो सर। जिसके ऊपर ये सिग्निफिकेंस 2 टेल्ड लिखा हुआ है, जी, इसके अंदर सारी अगर 0.00 है, हफ्सा, इसके जी अंदर सर। ना इसी डाटा के अंदर ना एज भी डालें और हाइट भी डालें और उसके बाद इसका कंपैरिजन निकालें। जी सर। जी, हम इसको एनालाइज करेंगे। स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। कंपेयर मीन्स में जाएंगे क्योंकि हमारा डेटा नॉर्मल है, सपोज किया हमने, और इंडिपेंडेंट सैंपल जो है उसमें ये इसको यहाँ से रीसेट कर लेते हैं। और कंबाइंड डेटा में आईडी को छोड़ देंगे, एज ले ली, हाइट, ये हाइट का स्क्वायर था, और वेट। ये तीन चीज़ें जो है वो हमने इसलिए कैलकुलेट की थी क्योंकि फिर हमने BMI कैलकुलेट किया इससे। वेस्ट सरकमफेरेंस और हिप सरकमफेरेंस से हमने WHR कैलकुलेट कर लिया। ये वेस्ट टू हिप हाइट रेशो, AKU स्कोर्स। ये टेस्ट वेरिएबल्स में चले गए, और जो ग्रुप्स वाला कॉलम है लास्ट वो हमारा डिफाइन करेंगे। ग्रुप 1 1 नहीं है, नॉन ओबीस के लिए था। ग्रुप 2 2 आ गया, ओबीस के लिए, और ओके कर दिया। ये आ गया सर रिजल्ट, सिग्निफिकेंस। सर ऑलराइट जी। अब इस कंपैरिजन के अंदर देखिए कि हमने एज भी ऐड की है और हमने इनके तमाम के तमाम जिनसे आपने इंडिविजुअल पैरामीटर्स जिनसे आपने जो है वो वैल्यूज ड्रॉ की हैं वो भी हमने सब ऐड अप कर लिए हैं।
अगर आप इस डाटा के ऊपर जो है वो गौर करें तो जो एज के साथ आपको वैल्यू नज़र आ रही है कंपैरिजन की, वो वैल्यू क्या आ रही है? 0.000 आ रही है, सिग्निफिकेंट है। जी हमजा, इज इट सिग्निफिकेंट? Yes. Is it a good thing or a bad thing as per our study design? P वैल्यू 0.05 से कम हमारे लिए बेहतर है, तो इट्स अ गुड थिंग। It's a good thing. मैं कहता हूँ कि it is a bad thing. Study confounder आ गया है। I mean कि the question is open to the house. अगर कोई इस पे कोई आर्ग्यू करना चाहे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी ये बहुत बुरी बात हो गई है, नहीं होना चाहिए। सर मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ सर, अगर 100% सिग्निफिकेंस आ गई है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला तो है, क्योंकि साइंस इज बेसिकली नेचुरल, तो नेचर में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ होती है, मतलब थोड़ी बहुत चेंज आती रहती है, तो 100% सिग्निफिकेंस हो ही नहीं सकती। नहीं, 100% भी आ सकती है, 100% आ सकती है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मेडिसिन के अंदर 100% वैल्यूज आ जाती हैं, कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं है, साइंटिफिक स्टडीज में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो 100% को छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि जी ना ये वैल्यू जो है ना ऐसी नहीं आनी चाहिए थी, ये बहुत गड़बड़ हो गई, ये डाटा खराब है। So is it non-normal? नॉन नॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल है, तो 0.000 आ गई है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। ये हमने टेस्ट कौन सा लगाया है? टी लगाया है ना? जी सर। Yes. हाँ जी जी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी नहीं ये मामला गड़बड़ हो गया है। अब कोई इसको आर्ग्यू करना चाहे तो आई एम ओपन, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टिक करता हूँ कि जी ये बहुत आप समझ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट आ गई है और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी मामला गड़बड़ हो गया है, ये जो है ना वैल्यू ऐसी नहीं आनी चाहिए थी। कोई इस पे आर्ग्यू करना चाहेगा? अगर हमारी जो है जी एज अहमद। सिग्निफिकेंट आ गया है तो इसका मतलब है कि जो हमारी एज रेंज है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट अगर एज रेंज हमारी आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे डिप्रेशन के वो डिफरेंट आएंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका जो डाटा है वो कंफाउंडर के तौर पर आ गया है कि आपने एक डिफरेंट एज एक ग्रुप के अंदर ले लिया और एक डिफरेंट एज एक दूसरे ग्रुप के अंदर ले लिया है, और वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें पता है कि एज जो है वो एक बहुत बड़ा कंफाउंडर है, वो आपके डिप्रेशन एंजाइटी को अफेक्ट कर सकता है। तो हमने बेसिकली एज ग्रुप ही ऐसा ले लिया है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब भी हम इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो कंपेयर करेंगे किसी जगह के ऊपर बैठकर, तो हम ये कहेंगे कि जी देखें आपके तो स्टडी डिजाइन के अंदर जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था आपने उसको पूरा ही नहीं किया, यहाँ तो एक बहुत बड़ा कंफाउंडर एग्जिस्ट करता है, आपके तो रिजल्ट रिलायबल नहीं है, ये तो रिजल्ट बायस हो गया है, क्योंकि आपकी स्टडी के अंदर एक बहुत बड़ा कंफाउंडर एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाना, यानी कि वो चीज उस चीज का सिग्निफिकेंट हो जाना जो कि हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, जिसकी बेस के ऊपर हमने स्टडी को डिजाइन किया था कि जी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगी तो फिर उनकी बेस के ऊपर हमारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। उनमें से एक चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब यह है कि उसने हमारे रिजल्ट को खराब किया होगा, हमारे रिजल्ट रिलायबल नहीं है। तो ये मेरे लिए एक परेशानी की बात है कि जी हमने जो है वो कहीं गड़बड़ कर दी है, एज ब्रैकेट जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में सिलेक्ट कर दी है। मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी ये होगी एक के अंदर सारे 19 वाले हैं, एक के अंदर मेजॉरिटी 23 वाले हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो है वो रिजल्ट है वो नॉन सिग्निफिकेंट, वो है तो सिग्निफिकेंट लेकिन वो हमारी जो हाइपोथेसिस है जो रिजल्ट है उसको खराब कर रहा है, तो ये हमारे गड़बड़ की बात है। दूसरी पॉसिबिलिटी अब इसमें ये है कि हमारा डाटा जो है वो नॉन नॉर्मल था और हमने टेस्ट जो है वो नॉर्मल इस्तेमाल कर लिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हमारा टेस्ट था वो बिकॉज को अप्रोप्रिएट नहीं था, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास रिजल्ट जो है वो खराब आ गया है। लेकिन अगर आप नीचे जाकर देखें जो स्कोर्स बाकी आ रहे हैं उन तमाम के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि डिप्रेशन भी डिफरेंट है, एंग्जाइटी भी डिफरेंट, एकेडमिक स्कोर भी डिफरेंट है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन एज जो है वो हमारे हाइपोथेसिस के अगेंस्ट इस वजह से जा रहा है बिकॉज कि वो हमें बता रहा है कि जी भाईजान मेरी वजह से, मेरे डिफरेंट होने की वजह से आपके रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, और आपने कोई कमाल नहीं किया, आपने कोई तीर नहीं मारा है। तो मेरा यहाँ पर जो है बहुत बड़ा रोल था और मैंने ही आपके रिजल्ट्स को डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया है। तो आपका जो रिजल्ट है या जो आपका डाटा है वो बायस्ड है, और वो बायस्ड है तो आपके जो रिजल्ट्स जो नीचे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, वो मेरे बायस की एनक से देखे जा रहे हैं। जब आप इस एनक को जो है दुरुस्त कीजिएगा
तो रिजल्ट आपका जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये जो पीछे हमारे पास आ गया, सिग्निफिकेंट होते हुए भी बुरा था, और नीचे जो सिग्निफिकेंसेस आ रही हैं, अगर एज का फैक्टर एग्जिस्ट ना करता होता तो हमारे लिए खुशी की बात थी कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो गया। तो अगर तमाम वैल्यू 0 0 0 के अंदर आना शुरू हो जाएं, इसका मतलब यह है कि आपके हाइपोथेसिस प्रूव हो रहे हैं, प्रोवाइडेड कि कोई कंफाउंडर जो है वो ऐसी वैल्यू ना दे दे जो कि आपके रिजल्ट्स को जो है वो चेंज करता हो। आपसे इस पे यू लगाकर देखें कोई फर्क पड़ता है? जी सर। तो दिस इज आवर डेटा व्यू। एनालाइज सेम। पहले हमने कंपैरिजन के लिए मीन्स कंपेयर किए थे क्योंकि हमारा डेटा हमने नॉर्मल, अगर हमारे टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी से पता चला कि नॉर्मल था। अगर डेटा नॉन नॉर्मल है जो कि एक्चुअली है, तो उसके लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे आ जाएंगे और उसमें सेम जैसे हमने